तो बच्चों अभी तक हम एरोबिक रेस्पिरेशन में पढ़ के आए हैं ग्लाइकोलाइसिस, फिर हमने पायरुवेट एसिड से लिंक रिएक्शन चलाया, फिर हमने क्रेब्स साइकिल चलाया और फिर फाइनली हमने ईटीएस से एटीपी का फॉर्मेशन किया। देखिए, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से हम एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एटीपी के फॉर्मेशन के इस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन हुआ है फूड का रेस्पिरेशन के टाइम पे कि जो फूड में हाइड्रोजन्स थे, उन हाइड्रोजन्स को हमने बाहर निकाला, उन हाइड्रोजन से हमने NaDH2 और FADH2 का फॉर्मेशन किया, ये ETS में आए और NaDH2 और FADH2 के जो हाइड्रोजन्स थे वो ETS को दिए गए प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप करने के लिए। तो NaDH2 और FADH2 का यहां पर फाइनल ऑक्सीडेशन हुआ और उस फाइनल ऑक्सीडेशन की वजह से फॉर्मेशन किसका हुआ है? एटीपी का। इसलिए ऑक्सीडेशन की वजह से एटीपी बन रहे हैं। एटीपी बनने का प्रोसेस हो गया फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेशन की वजह से हो गया तो नाम हो गया ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। लेकिन साथ में हम ये प्रोसेस एटीपी फॉर्मेशन का जो फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस है ये हम फोटोसिंथेसिस में भी पढ़ के आए थे और फोटोसिंथेसिस में हमने उसको नाम दिया था फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंसेस बिटवीन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। जी सर, आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या डिफरेंस है, क्योंकि बच्चा अक्सर कंफ्यूज रहता है कि भाई दोनों जगह एटीपी बनी थी, माइटोकॉन्ड्रिया ने भी बनाई, क्लोरोप्लास्ट ने भी एटीपी बनाई, तो इसमें डिफरेंसेस क्या है, दोनों के नाम में फिर क्या डिफरेंसेस है, जबकि होना दोनों जगह फॉस्फोराइलेशन ही है, बननी वहां पे एटीपी है। तो बच्चों सर ने जैसे बताया कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसे मैं इधर अपने फोटोफॉस्फोरिलेशन साथ साथ कंपेयर करके आपको अच्छे से डिफरेंस करवाने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि सर हमारे वहां पे जो एटीपी बनी थी उसे हमने कहा था फोटोफॉस्फोराइलेशन, आपने जैसे अभी कहा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। तो सर ये आपकी जो प्रोसेस हुई थी ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप ईटीएस पढ़ा रहे हो, हम जो प्रोसेस पढ़ा रहे हैं सर वो हम पढ़ा रहे हैं क्लोरोप्लास्ट में। एटीपी जो बनाई थी वो क्लोरोप्लास्ट में बनी थी सर। बिल्कुल। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हुआ ये हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया में। जी सर। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जब फॉस्फोराइलेशन होगा या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जिसे हम कह रहे हैं, तो जो प्रोटॉन्स होते हैं, देखिए फास्फोराइलेशन एटीपी फॉर्मेशन जब हम कर रहे हैं, केमियोस्मोसिस हम पढ़ रहे हैं, तो जो प्रोटॉन्स हैं इनका जो एक्यूमुलेशन है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया के पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जी बिल्कुल। तो आप प्रोटॉन एक्यूमुलेट पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस ने की, और जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी बन गई थी तो हमने वहां पे पढ़ा था कि ये हमारी थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन, और इस थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में ये F0 F1 पार्टिकल और ये जो बीच का स्पेस है जिसे हमने ल्यूमन कहा था, वहां पे सर हमने ये इस ल्यूमन के अंदर किए थे प्रोटॉन का एक्यूमुलेशन। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन जो एक्यूमुलेट हुए थे वो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन में हुए और यहाँ पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में हुए। अब जैसे आपने उधर बताया कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे F0 और F1 पार्टिकल हैं, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे भी F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं और F1 पार्टिकल पर फॉर्मेशन होता है एटीपी का। अब एटीपी जो फॉर्म हुआ ना माइटोकॉन्ड्रिया में, वो एटीपी फॉर्म हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। जी बिल्कुल। यहाँ पे भी ये जो थाइलेकोइड्स है ये सर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में अरेंज है, मेम्ब्रेनस पार्ट उसकी स्ट्रोमा में, और यहाँ पे भी एटीपी जो बन रहा है सर F0 पार्टिकल पर, ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में बन रहा है। ये क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रोमा में बन रहा है और इधर माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में बन रहा है। साथ ही साथ जब हम फॉस्फोराइलेशन की बात करते हैं, ईटीएस से एटीपी के फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो हमने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। हाँ जी। हमने कहा कि भाई हमें एक मेम्ब्रेन चाहिए जी जिसमें कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चल पाए, तो हमने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के टाइम पर वो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पड़ी थी। जी बिल्कुल। और यहाँ पर जो पीटर मिचेल सर ने जो रिक्वायरमेंट आप बता रहे थे उनमें से जो मेम्ब्रेन वाली रिक्वायरमेंट है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पूरा कर रही है, ये जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है सर। साथ ही साथ हमने कहा था कि केमियोस्मोसिस के लिए हमें हमारी जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो है कि एक प्रोटॉन पंप होना चाहिए। और हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को पढ़ा तो माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के टाइम पर वो हाइड्रोजन पंप, वो हाइड्रोजन कैरियर यूबिक्विनोन को पढ़ा था जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट था। बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही तो पंप यहाँ पर था सर, प्लास्टोक्विनोन जो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में था, जो बाहर से प्रोटॉन्स को पंप कर रहा था। बिल्कुल, प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए वहां पीक्यू, यहाँ यूक्यू, क्विनोन प्रोटीन है, वहां प्लास्टोक्विनोन था, यहाँ यूबिक्विनोन है। साथ ही साथ हमारी तीसरी रिक्वायरमेंट थी कि भाई हमारे पास होना चाहिए प्रोटॉन ग्रेडियंट। आप देखिए बच्चों, याद करिए,
जब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जब ईटीएस चलता है तो प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट हो रहे थे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, और जो प्रोटॉन ग्रेडियंट था वो डेवलप हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एटीपी बनाते टाइम बच्चों ने पढ़ा था कि लाइट जो आई उसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन्स ps2 से गए थे, फिर वाटर ने आके वहां पे प्रोटॉन दिए थे, यहाँ वाटर टूटा था और प्रोटॉन्स दिए, फिर स्ट्रोमा से प्रोटॉन पंप किए। ये जो सारा का सारा ग्रेडियंट जो क्रिएट हो रहा है ये इसकी ल्यूमन में क्रिएट हुआ था, जिसके लिए वाटर प्रोटॉन्स दे हाइड्रोजन्स दे रहा था अपने। तो यहाँ पर वाटर ने जो हाइड्रोजन्स दिए, स्ट्रोमा से जो वाटर हाइड्रोजन्स यहाँ पे पंप किए, उन सब प्रोटॉन्स ने यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया ल्यूमेन में, है ना। और फोर्थ रिक्वायरमेंट हमारी थी F0 और F1 पार्टिकल्स मींस ऑक्सीसोम्स, क्योंकि जो F0 पार्टिकल है वो एक ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह काम करेगा। H+ आयन जब उसे मूव करेंगे तो उसके साथ जुड़ा हुआ F1 पार्टिकल एक्टिवेट होगा और एटीपी का करवा देगा फॉर्मेशन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर F0 एंड F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जी बिल्कुल सर, वैसे ही F0 F1 पार्टिकल यहाँ है, बस हम इन्हें यहाँ पर CF0 CF1 कह दे रहे हैं कि C क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए क्लोरोप्लास्ट के F0 F1 पार्टिकल्स। सेम वैसे ही पार्टिकल है, वही ऑक्सीजोम पार्टिकल है जो वहां है वो यहाँ पे, सेम वही इसमें के अंदर कैपेसिटी है जो एटीपी बनाने वाला है। तो मींस ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों ही केमी ऑस्मोसिस को फॉलो करते हुए एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं, बस दोनों चल रहे हैं अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स में। ये जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, एक बेसिक सी बात बता रहा हूं बच्चों मैं आपको, जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ये एनिमल सेल हो चाहे प्लांट सेल हो, जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां पर होने वाला। और जो लिविंग्स हैं, यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो जो यूकैरियोट्स हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, और जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है वहां रेस्पिरेशन चल रहा है और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा। जी सर बिल्कुल, लेकिन फोटोफॉस्फोराइलेशन वहां होगा जहां पे क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होने वाला है बच्चों। तो ये जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें अपन ने देखा बच्चों कि इन्होंने एटीपी बनाने के लिए एनर्जी जो चाहिए थी वो कहां से ली सर? सनलाइट से। सनलाइट से जो एनर्जी आई उसकी हेल्प से वाटर को तोड़ा, प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट किया और एटीपी बनाई। मींस यहाँ फॉस्फोराइलेशन तो हुआ, एडीपी के साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जुड़ करके एटीपी बना, मींस फॉस्फोराइलेशन हुआ। लेकिन जो एनर्जी आ रही थी वो फोटोन से, लाइट से आ रही है, इसलिए हमने इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा। और ये केवल प्लांट सेल में चलने वाला है जहां क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। लेकिन सर एक बात जोड़ूंगा यहाँ पर कि ये जो क्लोरोप्लास्ट में जो एटीपी बनी है सर, ये क्लोरोप्लास्ट किसी को देने वाला नहीं है, केवल फूड बनाने के लिए, अपने फूड बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बात हमें याद करनी पड़ेगी, जो एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी है वो पूरी सेल के मेटाबॉलिज्म में काम आते हैं। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने रेस्पिरेशन किया, एटीपी फॉर्म किए, एटीपी फॉर्म करने के बाद वो एटीपी आगे सेल के मेटाबॉलिज्म को चलाएंगे। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है वो एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा है मेटाबॉलिज्म के लिए, इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस भी कह रहे हैं। जी सर। और जो क्लोरोप्लास्ट है उसे हम किचन कह रहे हैं, क्योंकि ये फूड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उसने जो एनर्जी बनाई है लाइट का यूज करते हुए वो सिर्फ अपने लिए बनाई है ना, और उसके बाद उसने फूड प्रोड्यूस किया। लेकिन यहां फूड से जो एनर्जी बनाई गई है, लेकिन ये भी हमें याद करना पड़ेगा कि क्लोरोप्लास्ट ने फूड बनाया है तभी तो माइटोकॉन्ड्रिया ने आगे उस फूड का ऑक्सीडाइज किया है। तो ये तो हुए ऑक्सीडेटिव और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और फोटोफॉस्फोराइलेशन के बेसिक डिफरेंसेस। अब हम एरोबिक रेस्पिरेशन तो कर चुके हैं कंप्लीट, जिसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ये सारी बातें हमने पढ़ ली हैं, एटीपी हमने बना ली है। अब इस रेस्पिरेशन से जुड़े हुए, इस रेस्पिरेशन के कंसर्न में कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं जो हमारे मॉड्यूल और एनसीईआरटी में गिवन है। अब हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात इस सीक्वेंस में हम करने वाले हैं एम्फीबॉलिक पाथवे कि रेस्पिरेशन का दूसरा नाम एम्फीबॉलिक पाथवे भी है। बच्चों आप याद करिए, हमने कार्बोहाइड्रेट से रेस्पिरेशन को स्टार्ट किया था। अब कार्बोहाइड्रेट में भी किससे? सिंपल शुगर से, ग्लूकोज से। हमने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स हो सकते हैं, लेकिन सेल जो है वो फेवर करती है ग्लूकोज को लेकर, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को लेकर, और कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले ग्लूकोज को। तो जैसे ग्लूकोज को यूज किया तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाया, देन फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनाया। ये 6 कार्बन का कंपाउंड था, और इस 6 कार्बन के कंपाउंड को हमने 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड, एक तो PgAl ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट DHAP में तोड़ा। ये जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो आगे कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड एंटर किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में, वहां चली लिंक रिएक्शन, बना एसिटिल कोएंजाइम A, और एसिटिल कोएंजाइम A से हमने चलाया क्रेब्स साइकिल को, और क्रेब्स साइकिल में हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की। तो ये पूरा प्रोसेस तो हो गया
कार्बोहाइड्रेट के लिए, कि कार्बोहाइड्रेट के लिए ऐसा हम पढ़ के आए कि पहले ग्लाइकोलाइसिस होगा, फिर लिंक रिएक्शन होगा, फिर क्रेब्स साइकिल होगा, और जब ये तीनों चलेंगे तो साइमल्टेनियसली ईटीएस चलता रहेगा और एटीपी का फॉर्मेशन होना है। जी बिल्कुल सर, ये तो कार्बोहाइड्रेट आपने जैसे कहा सर सेल का फेवरेट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, तो बच्चों जब तक कार्बोहाइड्रेट सेल के पास है तो वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करने वाली है, ग्लूकोज को। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम जो खाना खाएं उसमें केवल ग्लूकोज ही ग्लूकोज और सेल केवल उसी से एनर्जी निकाले। तो हमारी सेल के पास, प्लांट सेल के पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, फैट भी हो सकता है और प्रोटीन भी हो सकता है। तो सेल तो इन तीनों को ब्रेक करके एनर्जी निकालने वाली है। बस हाँ, फेवरेट उसका है कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट मिल रहा है तो सबसे अच्छी बात है पहले उसको तोड़ो, अगर वो नहीं है तो फिर फैट को भी तोड़ने वाली है सेल। फैट कैसे टूटते हैं बच्चों, देखो फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल्स में। और ग्लिसरॉल आप जब पढ़ोगे बायोमोलिक्यूल्स में कि जो फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर ही फैट बनते हैं। ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल है वो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि देखिए इसको अपन कह रहे हैं DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, इसमें कन्वर्ट हुआ। अब मान लीजिए ग्लिसरॉल को अगर इसमें कन्वर्ट कर दिया तो क्या ये मॉलिक्यूल PCl में कन्वर्ट नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर फैट टूटा ग्लिसरॉल तो फैट भी यहां से इस पाथवे में एंटर कर सकता है। सेम ऐसे ही फैटी एसिड जो है उनका करना होता है सेल को बीटा ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें से एसिटाइल कोएंजाइम दो कार्बन के मॉलिक्यूल्स टूटते जाते हैं, निकलते जाते हैं, और पूरा का पूरा फैटी एसिड फिर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब फैट भी इस पाथवे के अंदर एंटर कर सकते हैं। सिमिलरली सेल के पास अगर प्रोटीन है तो बच्चों आप जानते हो कि प्रोटीन तो अमाइनो एसिड की चेन से बनते हैं और सेल के अंदर तो बहुत सारे टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं। आप पढ़ोगे प्रोटीन सिंथेसिस में कि प्रोटीन बनाने के लिए मोर देन ऑलमोस्ट 20 टाइप्स के प्रोटीन अमाइनो एसिड्स चाहिए सर। तो वो अमाइनो एसिड जो है वो जैसे टूटेंगे तो या तो वो पायरुविक एसिड बनाएंगे या एसिटाइल कोएंजाइम में या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये डिपेंड करता है उनकी स्ट्रक्चर्स पर। तो जैसे डिफरेंट अमाइनो एसिड है वो जैसे टूटेंगे तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। कुछ अमाइनो एसिड पायरुविक एसिड में टूटेंगे, कुछ एसिटाइल कोएंजाइम में टूटेंगे और कुछ अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में टूटेंगे। इसका मतलब प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन अगर हो तो इस पाथवे में एंट्री की जा सकती है और सेल ऐसा ही करती है, प्रोटीन और फैट को तोड़ करके इस पाथवे में एंटर कर सकती है। बस अभी आपको ये ध्यान रखना है कि कहां से एंटर कर सकते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो जो फैट्स हैं वो टूटे फैटी एसिड में, फैटी एसिड आया एसिटाइल कोएंजाइम ए पर, और साथ में वो उनके बना फैटी एसिड के ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल एंटर करता है ग्लाइकोलाइसिस में PGAL से, क्योंकि पहले वो DHAP बनाएगा फिर PGAL में कन्वर्ट होगा। और अमाइनो एसिड 3 जगह पे हम पढ़े, एक तो पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम का, और तीसरा हमने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड जो कि क्रेब्स साइकिल के पढ़ा। बच्चे आप यहाँ एक बात और क्लियर कर लीजिए, जो बात मैं बोलने वाला हूं इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है ना, 2 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है इसी बात से। बात क्या है कि जब आप कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करें ऑक्सीडाइज करना रेस्पिरेशन के टाइम पे, फैट को स्टार्ट करें ऑक्सीडाइज करना रेस्पिरेशन के टाइम पे, प्रोटीन्स को स्टार्ट करें ऑक्सीडाइज करना रेस्पिरेशन के टाइम पे, लेकिन अगर यह पूछ लिया जाए कि भाई कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए ऐसा कॉमन इंटरमीडिएट कौन सा है जहां से वो रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर करते हैं, तो हम कहते हैं कि भी वो एसिटाइल कोएंजाइम ए एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट से भी बनेगा, जो फैट के ऑक्सीडेशन से भी बनेगा और प्रोटीन्स के ऑक्सीडेशन से भी बनेगा। इसका मतलब अगर आप कार्बोहाइड्रेट से चलें तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, फैट से चलें तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आएगा, और अगर आप प्रोटीन से चलते हैं तो भी एसिटाइल कोएंजाइम ए आता है। साथ ही साथ एक बात जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है वो ये है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे हम पढ़ते हैं कि हमने फूड का ब्रेकडाउन किया है। ये बात बिल्कुल सही है, फूड का हम ब्रेकडाउन करते हैं, फूड का हम ऑक्सीडेशन करते हैं, और उस ऑक्सीडेशन और ब्रेकडाउन से जो एनर्जी मिलेगी उससे हम एटीपी बनाएंगे और उस एटीपी से मेटाबॉलिज्म को चलाएंगे। आप ये भी याद रखिए, रेस्पिरेशन सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए ही चले ये बात सही नहीं है। ये बात ठीक है कि रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन के लिए चले तो ऐसा हम नहीं बोलते, क्योंकि ओनली टर्म आते गड़बड़ हो जाएगा काम। उसका कारण क्या है? रेस्पिरेशन सेल में मेटाबॉलिज्म चलाते टाइम, केमिकल रिएक्शन चलाते टाइम दूसरे जो सबस्ट्रेट्स हैं उनका भी फॉर्मेशन कर सकता है। जैसे हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट से हम आगे ग्लाइकोलाइसिस में आ रहे हैं, उससे हमने PGAL बनाया है, DHAP बनाया है, पायरुविक एसिड बनाया है, एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाया है। तो बच्चों अगर किसी सेल को किसी टाइम पे फैट की जरूरत है या फैट मॉलिक्यूल्स उसने बनाने हैं, लेकिन उसके पास है कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट तो उसके पास खूब है, लेकिन फैट के किसी मॉलिक्यूल की या फैट के किसी टाइप की कमी आ रही है, तो फैट बनाने के लिए क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट को लाएंगे, पीजीएल में कन्वर्ट करेंगे। अब इस पीजीएल से या तो मैं आगे चला जाऊं रेस्पिरेशन में, या फिर इस पीजीएल से क्या बना दूं, डीएचएपी, और डीएचएपी से ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से मैं फैट बना लूं। दूसरी चीज, पीजीएल से आगे मैं एसिटाइल को एंजाइम ए तक आया, और एसिटाइल को एंजाइम ए से मैं आगे क्रेब्स साइकिल में नहीं जा रहा, एसिटाइल को एंजाइम ए से मैं किसी पर्टिकुलर फैटी एसिड का फॉर्मेशन कर रहा हूं, और वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ मिलकर फैट का फॉर्मेशन कर रही है। मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे आप कंपाउंड्स को जो तोड़ रहे हैं, वो हो सकता है कि इसलिए भी सेल तोड़ रही हो कि उसे किसी और कंपाउंड का फॉर्मेशन करना हो। सेम केस प्रोटीन के लिए भी है कि आपने पायरुविक एसिड बनाया, आपने एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाया, आपने अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाया, तो जरूरत पड़ने पर आप इनसे दोबारा अमाइनो एसिड्स बनाकर प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। मतलब रेस्पिरेशन में बनने वाले जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ टूटने के लिए ही बने ऐसा जरूरी नहीं है। वो हो सकता है कि सेल में दूसरे मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस करने के लिए बने। मींस रेस्पिरेशन में एनाबॉलिज्म भी चलता है। अगर मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से दोबारा फैटी एसिड बनाऊंगा ना, टूटना मतलब कैटाबॉलिक, और किसी चीज का फॉर्मेशन होना मींस एनाबॉलिक। मैं डीएचएपी से ग्लिसरॉल बना रहा हूं, एनाबॉलिक। मैं पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए या अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड से दोबारा फिर से अमाइनो एसिड्स बना रहा हूं, तो मतलब ये क्या हुआ, एनाबॉलिक। तो रेस्पिरेशन में कैटाबॉलिक प्रोसेस के साथ साथ आपको एनाबॉलिज्म भी देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात आपने ये बताई बच्चों को कि ये जो पाथवे है जरूरी नहीं है केवल कैटाबॉलिक प्रोसेस के लिए यूज किया जा रहा हो, सेम टाइम पे ये सेल के अंदर तो एनाबॉलिज्म में भी यूज होता है। और इसी बात के लिए तो अपन इसको एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हैं। अब बच्चों के बात में दिमाग आती है कि सर ये जो सारी रिएक्शंस है ये तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, और बच्चा पढ़ के भी आता है बच्चों की जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस, इनको मिलाकर के तो सारी हम मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। तो कहता है सर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक पाथवे, इसका मतलब ये हो गया मेटाबॉलिक पाथवे। तो नो डाउट बच्चों ये मेटाबॉलिक पाथवे है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके लिए एम्फीबॉलिक टर्म क्यों यूज किया है, क्योंकि जब भी कोई एक प्रोसेस, एक ऑर्गेनिज्म या कोई एक इंडिविजुअल सेम टाइम पे दो नेचर को शो करता है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एम्फी। जैसे अपन इजी सा एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल आप जानते हो फ्रॉग को। फ्रॉग पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रह सकता है, इसलिए हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एम्फीबियंस। सेम ऐसा ही ये पाथवे है जिसके अंदर कैटाबॉलिक रिएक्शंस भी चल रही है और एनाबॉलिक रिएक्शंस भी चल रही है, इसलिए मैं इस पूरे पाथवे को कहूंगा एम्फीबॉलिक पाथवे। एक ही पाथवे है जो दोनों टाइप की रिएक्शंस में काम आ सकता है। लेकिन बच्चों अगर मेनली पूछ लिया जाए कि ये रेस्पिरेशन जो एक ऐसी प्रोसेस है कैटाबॉलिक या एनाबॉलिक, तो हम कहेंगे कैटाबॉलिक। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन हो एम्फीबॉलिक, तो हमें प्रायोरिटी देनी है एम्फीबॉलिक को, क्योंकि ये भी बिल्कुल सही बात है कि कैटाबॉलिक के साथ साथ ये एनाबॉलिज्म में भी काम आ रहा है। तो इसलिए ये पाथवे हुआ हमारा एम्फीबॉलिक पाथवे। और एम्फीबॉलिक पाथवे के लिए एग्जाम में क्वेश्चन भी है, आया भी है, जिसमें एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक और एम्फीबॉलिक तीनों पूछे गए, तीनों ऑप्शंस में है, और आंसर जो आया वो एम्फीबॉलिक आया। क्योंकि रेस्पिरेशन जो सिर्फ इसलिए थोड़ी चल रहा है कि भाई आप सेल में सिर्फ एटीपी बना रहे हैं, नहीं, ये सेल में पूरे ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए चल रहा है कि मेटाबॉलिज्म के लिए दूसरे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन भी करता है। बच्चे जब आप एनसीईआरटी पढ़े, रेस्पिरेशन चैप्टर आपने स्टार्ट किया, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, हमने पढ़ाया और आपने बहुत अच्छे से उसको कवर भी किया। इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में ना एक लाइन मिलेगी आपको लिखी हुई, एज इट इज आपको वो लाइन मैं यहां पढ़ा रहा हूं। द कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन स्केलेटन से मतलब यहां ऑर्गेनिक कंपाउंड से है कि रेस्पिरेशन के टाइम पे ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड हम बना रहे हैं, पायरुविक एसिड, एसिटाइल कोएंजाइम ए, पीजीएल, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, जो भी हमने अभी कंपाउंड बनाए, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनमें कार्बन प्रेजेंट है, तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कार्बन स्केलेटन बोल दिया गया है। तो कार्बन स्केलेटन प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज यूज्ड एज द प्रिकर्सर। यूज्ड एज द प्रिकर्सर, प्रिकर्सर का मतलब होता है जिससे कोई चीज बनती है। भी जैसे हम बात कर लें चपाती की, तो चपाती किससे बनी, आटे से, तो आटा जो है वो चपाती का प्रिकर्सर हो गया, जिससे कोई चीज बनती है वो प्रिकर्सर हो गया। तो प्रिकर्सर फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल। सेल के जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनका बायोसिंथेसिस। देखिए सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन है, और ये जो प्रोसेस है मेटाबॉलिक पाथवे है, एम्फीबॉलिज्म जो हम बोल रहे हैं, ये चल तो सेल में रहा है ना, और सेल लिविंग का करेक्टर है, तो इसलिए बायो टर्म लगी। बायोसिंथेसिस मतलब लिविंग के अंदर होने वाला सिंथेसिस। तो बायोसिंथेसिस ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेल, तो सेल के अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे मैं डीएचएपी कहूं
तो ये प्रिकर्सर हो गया ग्लिसरॉल का। मैं एसिटिल कोएंजाइम ए कहूं, ये प्रिकर्सर हो गया फैटी एसिड और अमाइनो एसिड्स का। मैं अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड कहूं तो ये प्रिकर्सर हो गया किसका, अमाइनो एसिड्स का। तो आप ये बात समझिए कि एम्फिबॉलिक पाथवे है और साथ में कैटाबॉलिज्म चल ही रहा है। बिल्कुल हमें यह भी पढ़ना है कि एनाबॉलिज्म भी चल रहा है और इंटरमीडिएट जो कार्बन कंपाउंड्स बनते हैं जिनको हमने कार्बन स्केलेटन का नाम दिया एनसीईआरटी के अंदर, वो दूसरे जो कंपाउंड्स हैं सेल के रिक्वायर्ड मेटाबॉलिज्म के लिए उनका भी सिंथेसिस कर सकते हैं।